तर्क सम्मत नहीं है, उस कानून को चुनौती दी गई है। न्यायालय से थोड़ी कहा जा रहा है कि आप पैनल बना दीजिए। अब मुझे अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों जजेस की क्या इस पर टिप्पणी होती है जो ये कह रहे हैं और याचिकाकर्ताओं की ओर से कह रहे हैं। मतलब याचिकाकर्ताओं ने जो बात कही नहीं है वो आप कह रहे हैं कि ये चाहते हैं। जी, यहाँ पर आगे कहते हैं आर वेंकटरमणी कि अगर न्यायालय कुछ सिद्धांत निर्धारित करता है तो इससे हमें क्या लाभ होगा। सवाल कर रहे हैं कि अगर न्यायालय कोई सिद्धांत, यहाँ कोई थ्योरी निर्धारित करता है तो हमको इससे क्या लाभ होगा। अगर न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता है तो संसद के लिए स्वयं निर्णय लेने के सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे। यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानून में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम इस बात पर बहस कैसे कर सकते हैं कि खुद निर्णय लेना है या लेना अच्छा है या बुरा लेना है, फिर हम वापस न्यायालय में ही लौटेंगे। इसीलिए ये एक चक्र होगा और इसलिए इस क्रम को आप जारी मत रखिए। अब आप किस विषय में कह रहे हैं? सवाल यह उठता है कि क्या आज से पहले किसी मसले पे जो कानून बनाया गया उस कानून पर क्या न्यायालय में बहस नहीं हुई? यहां पर साफ साफ आर वेंकटरमणी कह रहे हैं कि न्यायालय के पास यह अधिकार ही नहीं है हस्तक्षेप करने का। जिस हस्तक्षेप की डिमांड की गई है यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और यहां कहा जा रहा है कि न्यायालय के पास ये वो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि विधायिका में, यानी न्यायपालिका जो है विधायिका में हस्तक्षेप करे। यहां हस्तक्षेप का मामला नहीं है, कानूनी पहलू के पक्षों की जांच का मामला है। और इसीलिए ये बात जो है ये थोड़ी नागवार गुजर रही है सरकार को। और आर वेंकटरमणी जो देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो खड़े हुए हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, उनसे ऊपर वाले उनके बॉस खड़े हुए हैं और वो यहां पर दलीलें पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन अब दलीलें वो क्या दे रहे हैं अब ये देखना होगा कि उस पर दोनों जजेस की टिप्पणी क्या आती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो याचिकाकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि न्यायालय इस मामले में दखल दे, और न्यायालय इस मामले में दखल दे ये याचिकाकर्ता नहीं चाह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने सीधे पहली बात तो ये है कि उस कानून को चुनौती दी है जिस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। और दूसरी जो याचिका है, जैसे शुक्ला जी की याचिका जो है लोक प्रहरी वाली, उसमें यह कहा गया है कि उस कानून के तहत जो ये बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता और बाकी जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति गलत है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे ऐसी मांग कौन याचिकाकर्ता करेगा और उनके पक्ष में कौन वकील अपीयर हो जाएगा? ये सोचना चाहिए आर वेंकटरमणी साहब को, खुद भी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, कि आखिर याचिकाकर्ताओं की ओर से जो ये बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा याचिकाकर्ता कहाँ कह रहे हैं? वो तो यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी आर वेंकटरमणी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा अनूप बरनवाल को कानून या घोषित कानून के रूप में पढ़ने का भ्रामक प्रयास किया गया है। बार बार जब अनूप बरनवाल केस को सामने लाया गया तो उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस पूरे मामले को यहाँ उठाने का मतलब है कि यहाँ आप सीधे सीधे न्यायपालिका को भ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रामक है, भ्रामक प्रयास है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद है, स्वतंत्र है या नहीं है, यह प्रश्न अमूर्त रूप से उत्तर देने योग्य ही नहीं है। यह तथ्य से परे है, तथ्य और साक्ष्य पर आधारित प्रश्न नहीं है। यानी साफ साफ ये कोशिश इस कोशिश में है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि किसी भी ढंग से इस याचिका को खारिज करवा दूं। यहां पर शुरुआत से ये, क्योंकि इनकी पहली लाइन यही थी कि ये याचिका जो है खारिज करने योग्य है, मिलॉर्ड इसको खारिज कर दीजिए। उसके बाद यहां पर अपने तथ्यों को, और इसके बाद अब वो एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अपने द्वारा लाए गए लिखित वक्तव्य को वो पढ़ रहे हैं और इसमें ये बातें कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहां पर साफ साफ कि यहां जो मांगा गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जो दो डिमांड है, पहली डिमांड यह है कि किसी भी ढंग से इस पूरे कानून को रद्द किया जाए और इसको फिर से बनाया जाए। अनूप बरनवाल का केस, और जो 2015 में जिस केस को लेकर आते हैं, और उस केस की सुनवाई जो फाइनल उसका रिजल्ट आता है 2023 में, और इसमें जो बातें आई हैं वो उसका यहां मायने ही नहीं रखता, वो केस यहां मायने नहीं रखता, ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और साथ साथ कह रहे हैं कि ये सवाल भी नहीं पैदा होता यहां पर, इसका ये उत्तर देने योग्य भी नहीं है ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्वतंत्र है या नहीं है। यानी वो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन आज की तारीख में वो अगर पिंजरे की
चिड़िया है, पिंजरे का तोता है, तो फिर ये बात तो कही जाएगी। अब ऐसे ही सवाल कल को उठेगा कि सीबीआई स्वतंत्र है या नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि सीबीआई जो पिंजरे का तोता है, और सुप्रीम कोर्ट का ही एक जज के पूर्व जज कहते हैं कि आपको, सीबीआई को कहते हैं कि आपको कम से कम इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी स्वतंत्र एजेंसी जो है, जांच एजेंसी, उसको क्यों कहा जाता है, आखिर आपको अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। और आज यही यहां पर पिंजरे का तोता वाला जो सवाल यहां पैदा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि नहीं, ये सवाल यहां पर उत्तर देने योग्य नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर स्वतंत्र है या नहीं है। एक बड़ा सवाल पैदा हो। हाँ, एक तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसीलिए संविधान में ऑटोनॉमस बॉडी, उसको एक संवैधानिक संस्था बनाया गया, लेकिन जब उसके प्रमुख की नियुक्ति सरकार अपने लोगों को कर देगी, यानी सरकार जिसको चाहेगी और जो सरकार के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध कर चुका होगा, अगर ऐसे व्यक्ति को आप नियुक्त कर देंगे तो कैसे वो संस्था रह जाएगी। और आप उसके लिए कानून ही ऐसा बना रहे हैं कि वो उसी को आप बनाएंगे जो आपके प्रति वफादारी पहले सिद्ध किया रहे, और बाद में भी वो आप ही के हिसाब से काम करे, क्योंकि आप उसको इम्यूनिटी भी दे रहे हैं कि कोई कानून उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई आप मुकदमा नहीं कर सकते अपने कार्यकाल के दौरान उसने जो कुछ भी किया हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसको चैलेंज किया गया है। लेकिन जो तर्क एजीआई की तरफ से राजीव जी दिए जा रहे हैं वो बड़े हास्यास्पद किस्म के दिखाई पड़ रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी करे। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। अब ऐसा कौन सा याचिकाकर्ता इस तरह की बात सोचेगा? जो काम संसद का है, जो कानून बनाने का काम संसद का है, उसको कोई बड़े वकील जाकर ये कहेंगे कि नहीं, ये काम सुप्रीम कोर्ट करे। यही तो बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि क्या आखिर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गुहार लगा रहा है तो क्या कल को गुहार लगाना बंद कर दे? कल को अगर किसी कानून को लेकर अगर बात कही जा रही है कि ये कानून जो है वो गलत है, आपने कानून बनाया और कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर ये सही है कि गलत है, ये यहाँ पर आखिर क्यों नहीं कहा, आखिर ये दलीलें यहाँ पेश क्यों नहीं की जा सकती हैं, आखिर ये याचिकाएं यहाँ पर क्यों नहीं दाखिल की जा सकती हैं। और यहाँ पर एजीआई जो हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये विश्लेषण दिए गए तथ्यात्मक संदर्भों में किया जाना चाहिए। संविधान स्वतंत्र कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। संसद ऐसी बदलती घटनाओं की जांच के लिए हमेशा खुली और सतर्क रहेगी। संसद का पक्ष ले रहे हैं, अच्छी बात है, संसद में चुने हुए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संसद से इतर जो काम कर रहे हैं वो भी तो मायने रखती हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आगे कहते हैं कि मध्यस्थों की नियुक्ति से तुलना करना पूरी तरह से गलत है और याचिकाकर्ता अनूप बरनवाल मामले में दिए गए फैसले को संसद की विधायी क्षमता पर संवैधानिक रूप से बाध्यकारी सीमाएं लगाने के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास आप कर रहे हैं, और इससे अस्थायी न्यायिक व्यवस्थाओं और संसद द्वारा अधिनियमित एक ठोस कानून के बीच संवैधानिक अंतर जो है वो धुंधला हो जाएगा। ये सब पढ़ रहे हैं, वहां पे वो अपना जो बयान है, वक्तव्य है, वो लिख के लाए हैं, वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये साफ दिखाई दे रहा है। यानी ये बात वही है जो बात पहले हम लोग कर चुके हैं कि आखिर अनूप बरनवाल का जो मामला है वो मामला आप यहाँ रखने की कोशिश, उस मामले के आधार को, उसको तथ्य आधार बनाकर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये यहां पर तथ्यपरक नहीं है, ये बता रहे हैं। ये राजीव जी ये उठा तो रहे हैं एजीआई साहब ये मामला, आर वेंकट रमणी साहब, लेकिन पिछली सुनवाई में ये बहुत स्पष्ट तरीके से जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनका ये कहना था कि वो कतई नहीं चाह रहे हैं कि अनूप बरनवाल मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी वही कानून बिल्कुल बनाया जाए, यानी सीजेआई और प्रधानमंत्री सीजेआई और एलओपी, बल्कि वो किसी भी तरीके से उसकी स्ट्रक्चरिंग कुछ भी कर सकती है, पर वो स्ट्रक्चरिंग ये दिखाई पड़े कि आप जिसकी भी नियुक्ति करेंगे वो निरपेक्ष होगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो सरकार का कृपा पात्र होगा। ये बात वहाँ पर पहले ही की जा चुकी है। अब आर वेंकट रमणी साहब उस समय सुने नहीं थे प्रोसीडिंग या उन्होंने देखी नहीं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बात वहाँ पहले ही हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी बिल्कुल हूबहू वही कानून में बना दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। यानी जो उन्होंने यहाँ तक कहा था, मुझे याद है कि 3 सदस्यीय की बजाय इसको
5 सदस्यीय भी किया जा सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसको, लेकिन उसका नेचर ये दिखाई पड़े कि हाँ इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं, उम्मीद की जाती है कि ये एक जिस नाम पर सहमति बनेगी वो कहीं किसी एक पक्ष की ओर पूरी तरीके से झुका हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक पक्षीय ना हो, किसी एक पक्षीय, और यही तो दलीलें पेश की गई हैं शुरुआत में। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि शुरुआत में, आज जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, शुरुआत में फर्स्ट हाफ में क्या हुआ। एक लंबी बहस चल रही है, पिछले लगभग 2 घंटे उधर चली फर्स्ट हाफ में, और अब आगे कितने घंटे यहां चलती है सेकंड हाफ में आफ्टर लंच, ये देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर जो लंबी बहस है, वो बहस ये है कि जब लोक प्रहरी की तरफ से खड़े हुए, याचिकाकर्ता के रूप में खड़े हुए रिटायर्ड IAS ऑफिसर SN शुक्ला, तो शुक्ला साहब ने वहां साफ साफ कहा कि ये अनूप बरनवाल का केस हमारे सामने है, और दूसरी बात है कि ये कानून ही गलत है, और कानून गलत है तो उस आधार पे इस कानून को रद्द करना चाहिए, संवैधानिक तौर पे ये गलत है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कानून रद्द आप कर भी देते, नहीं भी करते हैं, यानी आपने जो कानून बनाया है उसी कानून को रखते हैं, तब भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति गलत है, संधू की नियुक्ति गलत है। खासकर इन दोनों के ऊपर बात आ रही है, क्योंकि इन दोनों की नियुक्ति, संधू और गुप्ता, ज्ञानेश कुमार, इन दोनों की नियुक्ति 2024 में अचानक की गई थी। आप याद कीजिए कि एक इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दिया था, एक ने छोड़ दिया था, एक तुरंत छोड़ के चले गए थे, तो ये दोनों के लिए दोनों पद खाली हो गए थे, और इसलिए राजीव कुमार के बाएं दाएं बैठने वाले दोनों लोग चले गए थे। एक से इस्तीफा लिया गया था, एक ने इस्तीफा दे दिया था, और दोनों चले गए थे, तो इसलिए दोनों की जगह पर एक तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता और दूसरी तरफ संधू खड़े हुए बैठे वहां पे। और अब ज्ञानेश गुप्ता जो हैं, ज्ञानेश कुमार जो हैं, वो बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो उनके ऊपर भी। तो अब ये पूरा का पूरा इनकी नियुक्ति जो जिस आधार पर की गई है वो नियुक्ति गलत है, ये बार बार यहां पर कही गई पहले। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि यह समय की बर्बादी है, जो कानून जो विधायिका जो कानून बनाता है, यानी संसद में जो कानून बनता है, उस कानून पर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता न्यायपालिका। यहां न्यायपालिका को सीधे चुनौती है विधायिका की तरफ से, यह साफ दिखाई दे रहा है न्यायपालिका को सीधी चुनौती विधायिका की तरफ से कि आप इस कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अटॉर्नी जनरल लिखित रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अपना, और उस स्टेटमेंट में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी यहां पर बताने, दिखाने या इसके आगे तथ्यों को लाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, ये साफ यहां है। बिल्कुल, अब वो कि आप जो जिस कानून अगर बना दिया गया है तो आप उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, उनकी दलीलों से तो बिल्कुल यही लग रहा है। और ये सीधे सीधे वो एक तरीके से जो चैलेंज कर रहे हैं, जो आपने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं कि अगर संसद ने कानून बना दिया, अब संसद चाहे जिस तरीके से कानून बना दे, अब जो कानून ये बना हुआ है उस कानून को हम लोग देख रहे हैं कि ये कानून कैसे बना, जब बनाया गया था तो कैसे पूरा का पूरा विपक्ष बाहर था, तो क्या उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है? ये किस संविधान की किताब में लिखा हुआ है? अब इसीलिए चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार कहने लगे हैं कि ये न्यू इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उनको पता है कि न्यू इलेक्शन कमीशन में उनको इस तरह की पावर दे दी गई, ऐसी इम्यूनिटी दे दी गई कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ये सारी चीज़ें राजीव जी उनके एटीट्यूड में दिखाई पड़ती हैं, जो विपक्षी नेताओं को ऐसे देखते हैं जैसे ये दुश्मन हो, देश के दुश्मन हो, उनके दुश्मन हो, संविधान के दुश्मन हो, और विपक्ष को किस तरीके से इग्नोर करते हैं ये लगातार हम लोगों ने देखा है। ये सारी चीज़ें, इनके पीछे केवल 2 कारण हैं। एक तो जिस तरह से सरकार कृपा पात्र बनाकर उनको इस पद पर बैठा रही है, और दूसरी बात यह कि उनको किसी भी तरह के काम करने की पूरी छूट मिली है, किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं कि बाद में भी उनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है। कानून ऐसा बना दिया गया है उनकी नियुक्ति को लेकर। तो ये जो खतरनाक मंसूबे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं इस कानून में। अब आप कह रहे हैं कि उसको चुनौती नहीं दी जा सकती इस तरह से, तो आप पूरे विपक्ष को हटाकर चाहे जो कानून आप बना दीजिए, और कहीं उसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती, फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए यहां पर जस्टिस दत्ता, दीपांकर दत्ता यहां पर सवाल कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल से कि क्या अनुच्छेद 142, आप जानते हैं आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ देता है, यही तो है जी, बिल्कुल। और यहां पर साफ साफ अनुच्छेद जो आर्टिकल 142 है उसके आदेश यहां पूछ रहे हैं कि क्या अनुच्छेद 142 के आदेश के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 300 से अधिक पैराग्राफ में तर्क लिखना आवश्यक था।
निष्कर्ष भाग अनुच्छेद 142 के है, और लेकिन संविधान पीठ ने कुछ कानूनों की व्याख्या की है, संवैधानिक पीठ ने, जिसमें संविधान भी शामिल है। यदि वास्तव में केवल अनुच्छेद 142 ही होता तो सर्वोच्च न्यायालय कहता कि आप अपनी समझ के अनुसार ढांचा बनाएं, लेकिन इस बीच यही ढांचा है। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सिर्फ वास्तव में अगर 142 ही होता तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि आप अपने अनुसार फ्रेम कर लीजिए, आप एज पर योर विजडम, कि यू फ्रेम एज पर योर विजडम, बट इट इन द अभी आज के मामले में जो है ये कुछ और है, ये स्ट्रक्चर कुछ और है, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि अब ये आर्टिकल 142 का जो जिक्र हो रहा है राजीव जी, तो ये अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसको कह रहे हैं आर वेंकट रमनी की यहाँ पर विधायी शक्ति को, संसद की विधायी शक्ति को चुनौती दी जा रही है या उसको लेकर बातें हो रही हैं, तो संविधान में 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति मिली हुई है कि जहां भी वो उसको लूप होल्स दिखाई पड़ रहे हो, जहां स्पष्टता नहीं है कि संविधान में जो चीज़ लिखी गई है उसका क्या मतलब है, तो उस चीज़ को स्पष्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है, और जो कह देता है वही माना जाता है। और इसमें उसको कहा गया है कि वो कोई नियम, कोई डिग्री, कोई आदेश भी पारित कर सकता है। उसी के तहत जो सुझाव दिया था अनूप बरनवाल केस में कि आप जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं बनाते हैं तब तक आप इस व्यवस्था के तहत जो हम बता रहे हैं आप इसके तहत कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी कहा था कि आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने किया कि उनकी व्यवस्था को दरकिनार करके तुरंत कानून बना दिया। बिल्कुल 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 तुरंत। इसलिए 142 का यहाँ हवाला देते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रखते हुए दीपांकर दत्ता लगातार सवाल कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से और आर वेंकट रमनी से, और कह रहे हैं कि आखिर आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आर वेंकट रमनी कह रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय के पास है ही नहीं। सीधे शब्दों में वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कानून बनाया गया है विधायिका की तरफ से, इस कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय का नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल न दे। और इसीलिए यहां पर जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि क्या 300 से ज्यादा पैराग्राफ में जो बनाए गए, लिखे गए जो 142 के जो ऑर्डर हैं वो गलत हैं क्या, और उस आधार पर क्या अभी तक जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो गलत है क्या, ये सारी बातें यहां पर कही जा रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर वेंकट रमनी यहां कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस मुद्दे पर सवाल जो पैदा होता है वो और गंभीर हो जाता है, जिसमें आर वेंकट रमनी से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच अब चूंकि दीपांकर दत्ता जो हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता, वो अपनी बात रख रहे हैं और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बातों को काटने खारिज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं आर वेंकट रमनी, और वो करेंगे भी, क्योंकि यहां किसी न किसी ढंग से ये साबित करना है कि ये जो कानून है सही है, और जो हमने अपॉइंट किया है ज्ञानेश गुप्ता को वो सही है। यहां पर एजीआई जो हैं वो आगे भी बढ़ते हैं और यहां कहते हैं कि न्यायालय ने सभी संभावित वैश्विक विकल्पों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया। संविधान सभा ने तमाम बहस के बाद अनुच्छेद 324 लाया। अब आर्टिकल 324 पे आ गए, जो चुनाव आयोग के गठन से लेके चुनाव कराने की प्रणालियों की व्याख्या करता है, अनुच्छेद 324। और 324 में कहा गया है कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। बिल्कुल सही है, यानी चुनाव आयोग के लिए जो कानून बनेगा वो संसद में बनेगा जी, ठीक है। और ये दलीलें पेश की गई हैं। अब मैं ये बहुत मजेदार, यहां पर कैसे अटॉर्नी जनरल फंस रहे हैं मैं बता रहा हूं। फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि एसआईआर के मामले में आप 344 और संसद के द्वारा बनाए गए कानून की बात नहीं करते हैं। एसआईआर में कहते हैं कि नहीं, हमारा जो ऑटोनोमस बॉडी है, कानून हम ही बनाएंगे। और यहां कह रहे हैं कि कानून जो है वो संसद बनाएगा। कानून महाराज संसद ही बनाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे कानून संसद ही बनाएगा। कानून न ही न्यायालय बनाएगा, न ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगा।
तो इसलिए यहां पर 324 का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि 324 में जो कहा गया है वो संविधान सभा ने तमाम बहस के बाद अनुच्छेद 324 लाया, जिसमें कहा गया कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। उन्होंने सोच समझकर कहा कि भविष्य में संसद किसी भी स्थिति का आकलन करेगी और बेहतर कानून तय करने में अधिक सक्षम होगी। यहां पर जब आप कह रहे हैं संसद आकलन करेगी और संसद कानून बनाने तय करने में अधिक सक्षम होगी, तो इसमें कहां गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्यायालय उसके कानूनी पहलू की तहकीकात करेगा, उस कानून पे रोक लगाएगा। और क्या ये भी है कि वो संवैधानिक दायरे में रहकर कानून बना है या फिर आपने मनमाने तरीके से जैसे इस कानून को बना दिया है। भाई उसका कस्टोडियन है, वो कस्टोडियन है जी। अच्छा, एक चीज और भी है, आप उसी में देखिए, आपने जिक्र भी किया कि एसआईआर के दौरान जो कहा गया, तो यही काम तो किया था चुनाव आयोग ने। कानून जो संसद में बनना चाहिए था, जिसको लेकर जब बहस चल रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी, मुझे याद आ रहा है कि यहां कानून बनाने का, नियम बनाने का काम संसद का होता है, उस काम को एसआईआर ने अपने आप ही कर लिया। अरे चुनाव आयोग ने अपने आप ही कर लिया कि किस तरीके से एसआईआर होगा, उसमें क्या नियम होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें संसद में बननी चाहिए, वो कर ले रहे हैं। तो वहां पर तो नियमों का उल्लंघन, संसद की शक्तियों को एक तरीके से हड़पने का काम चुनाव आयोग ने किया, वो बहस उसमें जबरदस्त तरीके से हुई। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि संसद अगर कानून कोई उसकी वैधानिकता को चुनौती दी जा रही है, उसकी प्रक्रियागत उसको अगर वैधानिकता को चुनौती दी जा रही है, तो भाई चुनौती तो दी ही जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और ये तय करने का, देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही है। अब यहां जो 142 की बात आ रही है राजीव जी, अब उसमें आप देखिए कि ये वो ताकत है जहां जो लूप होल्स होते हैं, कहीं कोई स्पष्टता अगर नहीं है, चूंकि संविधान में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। अब यहां गिड़गिड़ा रहे हैं, जरा ये बता दे रहा हूं, गिड़गिड़ा रहे हैं एजीआई, बोल रहे हैं कि जो लोग संविधान बनाया, जिन लोगों ने, संविधान के रचनाकारों ने, उन्होंने एक स्वतंत्र निकाय की बात की, स्वतंत्र निकाय यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने संसद के हाथ नहीं बांधे, संसद के हाथ भी नहीं बांधे। अगर आप संसद के हाथ बांध देंगे तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर एजीआई कि अगर आप संसद के हाथ बांध देंगे तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। अब यानी यहां साफ साफ है, ये कह रहे हैं कि आप इसके जरिए संसद का, यानी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप संसद का हाथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मामला जो है बिल्कुल इसके खिलाफ जा रहा है। कहीं कोई फैसला, गलत फैसला ना आ जाए, मतलब उल्टा फैसला ना आ जाए, सरकार के पक्ष में फैसला जाने की जगह अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में चला गया फैसला तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहां पर यह बात कही जा रही है। लेकिन न्यायालय कह रहा है कि क्या अनुच्छेद 142 के आदेश के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 300 से अधिक अनुच्छेद लिखना आवश्यक था? अंतिम भाग अनुच्छेद 142 है, लेकिन संविधान पीठ ने कुछ कानूनों की व्याख्या की है जिसमें संविधान भी शामिल है। अगर यह केवल अनुच्छेद 142 होता तो सर्वोच्च न्यायालय कहता कि आप क्या करने जा रहे हैं। कानून 7 दशकों से स्थापित है, आप अपने विवेक के अनुसार कानून का दावा कर सकते हैं, लेकिन इस बीच हम कहते हैं कि चुनाव आयोग की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा क्या काम है, हम ये कह रहे हैं कि संरचना कैसी होनी चाहिए ये हम बता सकते हैं, आप हमको यहां नहीं रोक सकते। अगर कानूनी तौर पर यह गलत है तो गलत है, हम ये कहेंगे। यहां पर बात सीधे सीधे आ गई है विधायिका और न्यायपालिका पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि न्यायपालिका का कोई यहां पर मतलब ही नहीं बनता, न्यायपालिका जो है वो विधायिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन यहां न्यायपालिका कैसे नहीं हस्तक्षेप करेगी? ये तो यहां पर साफ साफ है ना कि न्यायपालिका अगर कानूनी पहलू को यहां समझने की कोशिश कर रही है, न्यायपालिका के जरिए अगर पहुंचा जा रहा है कि कोई काम गलत है, अगर संवैधानिक तौर पर चुने हुए लोग जो संसद में बैठे हैं और वो अगर गलत कानून बना दिया है उन्होंने, तो उस कानून को रोकवाने का काम भी हमारे संविधान में, यही तो लचीलापन है कि सब एक दूसरे के कस्टोडियन के रूप में भी काम करते हैं। यही तो है। ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था है इसीलिए दी गई है कि यहां पर किसी एक को सुप्रीम पावर नहीं दी गई है। ठीक है, संसद का में कानून बनाने की पावर है, उसको इसलिए दी गई है कि वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं। लेकिन अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी संविधान के बियॉन्ड जाकर कोई काम करने लग जाएं, तो उनको देखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट उनके बनाए हुए कानून को रद्द भी कर सकती है।
और कई बार हुआ, ऐसा कोई है नहीं कि पहली बार हुआ हो कि कानून रद्द नहीं हुआ है, तमाम कानून रद्द हुए हैं। और जब सरकार को लगता है कि नहीं ये कानून आप सही है तो उनको फिर से चाहे तो उसी तरीके से वो पारित करा के ला सकती है। लेकिन वैधानिकता को अगर चुनौती दी जा रही है तो कोई ये हैरानी की बात नहीं है, न कोई आश्चर्यजनक बात है, और न ही ये पहली बार हो रहा है कि संसद ने कोई कानून बना दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे जब यहाँ पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि क्या हम मतलब ये पिछले 70 साल से जो चला आ रहा है आप उस पर रोक लगाना चाहते हैं, मतलब कि न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है, वो जो अगर विधायी और उसमें भी विधायिका और उसमें जो कानून है उस पर अगर कोई चुनौती पेश की जा रही है, उस चुनौती पर बहस न करे, उस पर बात न करे, विचार न करे, तो आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को, संविधान को। तब यहाँ AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी कहते हैं कि जब हम अदालत से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मॉडल अपनाया जा सकता है, तो हम वास्तव में अदालत को संसदीय बहस में बदल रहे हैं। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में इस अदालत में एक बहुत ही रोचक संसदीय बहस हुई। इसके लिए मैं अत्यंत सम्मान व्यक्त करता हूं। रोचक संसदीय बहस हुई, हमने अदालत को संसद बना दिया और इसको हम यहां पर अदालत में रोचक संसदीय बहस हुई है। ये कह रहे हैं, मैं बहस को कमतर नहीं आंक रहा हूं, संवैधानिक अदालतों में इस तरह की संसदीय बहसें होती हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं, संवैधानिक अदालतों में इस तरह की संसदीय बहसें होती रहती हैं। अदालत और देश के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक न्याय निर्णय के आयाम क्या हैं। यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, इस बहस को वहां अदालती बहस ना कह के उन्होंने संसदीय बहस में तब्दील कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने यहां पर इन दोनों जजों की बेंच को और जहां जो बहस हुई है इसको साफ साफ, ये तो अब ये तो ये लग रहा है ऑफ कोर्ट है ये। जी हाँ, और ये एक चीज और भी है, ये उसमें उनका एक तंज भी दिखाई पड़ रहा है कि जो बहस होनी चाहिए थी संसद में इस कानून को बनाते वक्त, वो बहस आज यहां सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर तो पूरे विपक्ष को निकाल बाहर कर दिया गया था, उसको निलंबित कर दिया गया था और तब इस कानून को बना दिया गया। तो इस कानून को चुनौती देने के पीछे तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वही अपने आप में गैर संवैधानिक है। उसके बाद कह रहे हैं, क्योंकि चूंकि अनूप बरनवाल का मामला बार बार आया, तो कह रहे हैं कि अनूप बरनवाल केस जो है, वो जो फैसला है वो इतिहास का विषय बन चुका है। अनूप बरनवाल इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री बिकॉज इट हैज लॉस्ट बाइंडिंग प्रेसिडेंट वैल्यूज। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने बाध्यकारी मिसाल को खो दिया है, दर्जा खो दिया है, ये कह रहे हैं यहां पर। तो साफ साफ यहां पे है कि अनूप बरनवाल का मामला आप मत लाइए, क्योंकि वो इतिहास का विषय बन चुका है और इसने बाध्यकारी मिसाल को का दर्जा भी खो दिया है, इसलिए इसके बारे में बात मत कीजिए। जबकि आप जब भी किसी फैसले पे जाते हैं, किसी तर्क पे जाते हैं, तो आप पुराने फैसले को लेके आते हैं। आप आज से 50 साल पुराने फैसले को भी लाते हैं, भले वो फैसला जो है किसी सब वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम रखता है, वो फैसला रहता है। और ऐसे में आप आज साफ साफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI वो साफ साफ कह रहे हैं कि अनूप बरनवाल के मामले को भूल जाओ, ये इतिहास का विषय हो गया, ये बाध्यकारी नहीं है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि यहां पर संसदीय बहस हुई है। संसदीय बहस क्या होती है? लोकसभा राज्यसभा में कहा जाए तो संसदीय बहस माना जा सकता है, लेकिन आप ये जिस ढंग से कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ये कटाक्ष है, ये व्यंग है, ये व्यंग है सीधे सीधे दोनों जजों की बेंच पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां हो जाती है कि कहीं ना कहीं AGI जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं आर वेंकट रमनी, वो इस मसले को पूरा का पूरा मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी इस बात का उत्तर अब या तो मुझे लगता है पिटिशनर्स के वकीलों को देना चाहिए, नहीं तो मुझे ये भी लग रहा है कि जजेस की भी टिप्पणी यही होगी कि अगर ये बहस पार्लियामेंट में ही हो गई होती तो फिर ये स्थिति ना आने पाती, क्योंकि वहां पर तो कोई उसके मेरिट डिमेरिट पर कोई सवाल हुआ ही नहीं, वहां पक्ष विपक्ष कोई बात ही नहीं हुई, सारे पक्ष के ही लोग थे। विपक्ष में एक सांसद थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जो कुछ कहा उसको खारिज कर दिया गया और कानून बनाकर आपने रख दिया, तो फिर उस कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी ही जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी? और वही दी गई है कि आप इसकी प्रक्रिया पर और इस कानून के जरिए जो कुछ करने की मंशा सरकार की दिखाई पड़ रही है वो सब चीज़ें सामने हैं। अब तो यहाँ पर उस कानून के जरिए चुनाव भी करा लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त एक के बाद एक SIR भी कराए जा रहे हैं,
वहाँ पर सारे जगहों पर नई मतदाता सूची बनाई जा रही है, करोड़ों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जा रहा है। ये सारा कुछ खेल, अच्छा किसी अपील पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है नहीं, तो फिर इसीलिए तो चुनौती दी गई कि ये तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहाँ से खतरे में नहीं डाल देगा, खत्म कर देगा। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है और जिसमें न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और खासकर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, उसका रखवाला, कस्टोडियन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अगर कानून ही गलत बनाए गए हों तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। उसमें एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप रहे हैं और उसके बाद आज सीधे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है और नहीं करना चाहिए। ये बात अगर कही जा रही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से तो ये सरासर गलत है और इसी बात को यहाँ पर अलग अलग ढंग से अब दूसरा पक्ष जो है वो रखेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2 जजों की बेंच को, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों को, सतीश चंद्र शर्मा और दत्ता को अगर सीधे सीधे चुनौती इस ढंग से कि नहीं आप इस पर बहस ही नहीं कर सकते हैं, ये जो याचिका है इस याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए। बार बार याचिका को खारिज करने में वो करवाने में लगे हुए हैं। ये जो बात हो रही है ये कहाँ तक जायज़ है, ये सोचने वाली बात। और अब यहाँ से आगे क्या होता है, क्या ये तस्वीर कुछ और दिखाई देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समीर जी कि क्या ये जहां 142 की आर्टिकल का जिक्र आता है, जहां 322, 324 का जिक्र आता है, जहां 14 आर्टिकल 14 समानता का अधिकार उसका जिक्र आता है, ये तमाम, और आर्टिकल 14 तो इतना शानदार आर्टिकल है अपने देश के लिए, आम नागरिकों के लिए, जहां सबको बराबरी का अधिकार देता है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कम से कम यहाँ से इस बहस में आप उस ढंग से, क्योंकि जो दलीलें पेश की गई हैं उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बना दिया है और उसकी दलील पेश की गई, उसमें तथ्य दिए गए, लेकिन उस पर अटॉर्नी जनरल वहां सफाई नहीं दे रहे हैं, वहां कहा गया कि आपने सीजेआई को क्यों हटाया और उसके हटाने के पीछे जो दलीलें पेश की गई विपक्ष की तरफ से उस पर आपने कुछ नहीं कहा। आप उन तमाम बातों को काटने के लिए, खारिज करने के लिए अपनी कोई दलील नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। लेकिन आप यहां पर जो बहस कर रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं वो ये कि न्यायपालिका विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब एक दूसरे को की लगाम पकड़ के बैठा हुआ है। जी हाँ, जितने तीनों जो हमारे हैं, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों के लगाम हैं। लगाम जो है वो राष्ट्रपति का भी है, लगाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी है, लगाम उपराष्ट्रपति का भी है, लगाम जो है वो संसद के अध्यक्ष यानी ओम बिरला साहब का भी है। सबके लगाम है और सब एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के हाथ में है। यही तो है अपने देश की खूबसूरती, अपने देश के संविधान की खूबसूरती। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ पर सब एक यूनिक संविधान है। जब बना था सभी को पता होगा कि दुनिया भर के संविधान का अध्ययन किया गया और जहाँ भी अच्छाइयाँ थीं, जो कुछ थी और जो हमारे यहाँ लागू हो सकती थी, उन सबको अडॉप्ट किया गया और लंबी चौड़ी बहसें हुई हैं। एक एक आर्टिकल, एक एक क्लॉज को लेकर कई दिनों तक बहस हुई है, तब जाकर ये संविधान बना है, ऐसे नहीं बन गया है। लेकिन जो बात यहाँ, और इसीलिए इन सब को देखते हुए ये कहा गया कि अगर कहीं कोई, इसके बावजूद अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो, या फिर कहीं कोई स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट को उसका कस्टोडियन बनाया गया। तो जितने भी संविधान के अंग हैं, अगर वहाँ कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसकी आखिरी जगह होती है उस पर बात करने की, उसका कुछ उस पर फैसला करने की, वो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ हस्तक्षेप की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हस्तक्षेप करना होता तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप यही कानून बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने हिसाब से कानून बनाइए, लेकिन जब तक आप कानून नहीं बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया के जरिए आप नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पद पर खाली नहीं रख सकते हैं। लेकिन आपने उनकी गाइडलाइन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, खारिज कर दिया, और आपने जो बनाया वो पूरी तरह से इस तरह से बना दिया है आपने कि वो सरकार जिसको चाहे बस उसी को बना सकती है। दूसरा कोई जो मेंबर है उसमें, पैनल में, जूरी में, वो उस पर आपत्ति भी नहीं जता सकता, क्योंकि आपत्ति जताएगा भी
तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें भी जो इन्होंने अनूप बनरवाल का मामला बताया कि वो तो छोड़ दीजिए उसको, वो इतिहास बन चुका है। अरे भाई इतिहास बन चुका है इसलिए तो उसको पकड़ के लाना है। इतिहास बन चुका है तब भी वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तमाम मुकदमों की जो केस होते हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है अपने आप में नज़ीर होती है। तमाम मुकदमों में उनको नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है। तो इतिहास बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया उसको भूल जाए। यही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतिहास बन गया तो इतिहास कैसे बना, और इतिहास बना है तो नज़ीर के रूप में उसको तो पेश किया जाएगा कि भाई आपने एक केस में ये फैसला हमारे ही इसी कोर्ट ने फैसला दिया है, इसीलिए इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तर्कों दलीलों और गवाहों में ये बातें आती हैं बार बार कि उस मामले में आपने इसको ये दिया, इस मामले में आपने ऐसा फैसला दिया और इसलिए यहाँ पर भी ये फैसला होना चाहिए। ये बहस क्यों चलती है? और आप यहां कह रहे हैं अनूप बनरवाल का मामला जो है उसको आप भूल जाओ, इतिहास की बात हो गई। ये कैसे कोई भूलेगा? और इसीलिए यहां पर जो बहस है ये बहुत तीखी बहस की ओर बदलती हुई नजर आई, और जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता खासकर आज कुछ और मूड में नजर आए। और इसलिए मूड में नजर आए क्योंकि वो सवाल जो कर रहे थे, तीखे सवाल कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, और शायद तीखा सवाल करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने यहां मजबूर भी कर दिया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं आपको इस पे दखल ही नहीं देना चाहिए। जो संसद में कानून बना दिया गया वो फाइनल है। और कटाक्ष करते हुए कि यहां संसदीय बहस हुई, उसको देखकर सुनकर मजा आया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जो संसदीय बहस न्यायपालिका में हुई उसको देखकर सुनकर मजा आया। भाई आप कटाक्ष कर रहे हैं। संसदीय बहस संसद में होती है, न कि यहां पर उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम अदालत में होती है। सुप्रीम अदालत में जो बहस होती है वो तर्कों दलीलों कानूनों के आधार पर होती हैं। और वहां ये कानून का जो सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है वो आप जानते हैं, वो संविधान इन सब का रखवाला अगर कहा जाए, रक्षक कहा जाए, कानून का रखवाला अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट होता है, बाकी तमाम हमारी अदालतें होती हैं। लेकिन अगर कानून के रखवाले के ऊपर ही कटाक्ष करेंगे कि यहां संसदीय बहस सुन के 2-3 दिनों में मजा आया, आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप कटाक्ष कर रहे हैं और ये गलत है। जी बिल्कुल, हाँ ये कटाक्ष कर रहे हैं कि यहाँ पर मज़ा आया। यहाँ मज़े के लिए नहीं, बहसों के लिए नहीं, यहाँ पर एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अब पिछली जो सुनवाई थी, अभी हमने बताया भी था कि वहाँ तब इन्होंने ये दलील दी गई कि इसको अभी टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं जजों की बेंच थी, इन्होंने कहा नहीं ये सबरीमाला केस से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सुनना चाहिए और हम इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। तुषार मेहता उस समय थे, वो कह रहे थे कि अभी इसको रहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अब यहाँ उनकी जगह पर अगर आए हैं आर वेंकट रमणी साहब, यानी इनको लगा होगा कि महत्व और मजबूत दलीलें देंगे। लेकिन दलीलों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ऐसी मजबूत दलील दे रहे हैं कि उससे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों पर यह प्रभाव पड़ जाएगा कि नहीं। यहां पर जस्टिस दत्ता, इसमें अनूप बनरवाल का जब नाम आया तो जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि हम अनूप बनरवाल के आधार पर कुछ नहीं कहेंगे, या हम उस पर नहीं जा रहे हैं। चलिए आप इतिहास की बात कर रहे हैं, चलिए हम मान लिया, चलिए वो इतिहास की बात करें। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। हम संवैधानिक न्यायालय हैं, कह रहे हैं कि हम संवैधानिक न्यायालय हैं, हमारा काम कानून बनाना नहीं बल्कि कानून की व्याख्या करना है, कानून की रक्षा करना है। अगर हम उससे सहमत हैं, उनसे सहमत हैं, यानी याचिकाकर्ताओं से सहमत हैं, तो हम कहेंगे कि XYZ कारणों से हमें लगता है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। अगर हम उनकी बातों से सहमत होंगे तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, और अगर नहीं लगता है तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे हम संवैधानिक जो हितों की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम संवैधानिक न्यायालय हैं, हम संसद नहीं हैं। इन्होंने साफ कह दिया कि आप कह रहे हैं ना हम संसद नहीं है, हम कानून नहीं बना रहे हैं, लेकिन कानून की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। ये बात यहां कही जा रही है जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट बात जस्टिस दत्ता ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहां पर समीर जी। जी बिल्कुल, कि आप उनके आधार पर ही कुछ नहीं कहेंगे। वो ठीक है, वो तो मामला जो था कि एक प्रक्रिया बनाने की बात उस याचिका में कही गई थी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया
गाइडलाइन दे दी कि आप ऐसा बना सकते हैं। अब तो उस पर कानून बन गया है तो वो ठीक है, वो उस याचिका गई और उसके आधार पर नहीं कह रहे हैं। अब तो पूरा का पूरा जो केंद्र है इस केस का, जो एक सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं है। सीधे तौर पर उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और ये बताते हुए चुनौती दी गई है कि इसके जरिए अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है तो वो नियुक्ति एक तरफा, बिल्कुल वो पक्षपातपूर्ण तरीके की मानी जाएगी और जो इस संवैधानिक संस्था के लिए ठीक नहीं होगा, देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। तो बस असली मुद्दा तो ये है कि भाई ये कानून संवैधानिक है या नहीं, और दूसरा मुद्दा ये है कि इसके जरिए जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता और बाकी दोनों आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, चुनाव आयुक्तों की, वो सही है या नहीं। इसमें और कोई बात नहीं आती है, लेकिन ये तर्क बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि विधायी कार्य को अगर संसद ने पारित कर दिया है कानून, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना, ये सुप्रीम कोर्ट की समय की बर्बादी करना है। और खुद जो वेंकट रमणी साहब है वो कह रहे हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है 2 दिन की ये जो सुनवाई चल रही है। तो ये आप मज़ा लेने के लिए आए हुए हैं कि वहाँ पर अपनी दलील पेश करने आए हैं, सरकार का पक्ष पेश करने आए हैं? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं यहाँ पे आप। और यहाँ पर सीजेआई कह रहे हैं, इसके बाद बैंक एक्चुअली सीजेआई नहीं बल्कि एजीआई वेंकट रमणी जो हैं वो कह रहे हैं कि वेंकट रमणी की ये एक ऐसा मामला है जहाँ आर्टिकल 142 के आयाम पर गहराई से विचार करना होगा। इसके बाद फिर जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अनूप बरनवाल आर्टिकल 142 के अंतर्गत आते हैं, मान लिया कि वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अनूप बरनवाल ने संविधान की व्याख्या करते हुए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में कानून का निर्धारण किया है। अनूप बरनवाल के शब्दों को अपने निर्णय में प्रयुक्त करने से हमें क्या रोक रहा है, यही कानून है। उनके शब्दों को हमें कहां रोका जा रहा है, क्या रोक रहा है, यही तो कानून है। और इसी पर तो हमको बात करनी है, यही तो हमको यहां पर लेके आना है। ये बात यहां कही जा रही है, साफ साफ कही जा रही है, कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से, और खासकर जस्टिस दत्ता की तरफ से ये बात कही जा रही है। जस्टिस दत्ता यहां पर बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात यहां रखते हुए, और वो अब उनके जो तमाम सवाल और तर्क हैं, राजीव जी, बड़ा सही जवाब दिया जस्टिस दत्ता ने कि कानून बनाने हम नहीं आए हैं, कानून बनाना हमारा काम नहीं है। आपको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने की बात कर रहा है, लेकिन जो कानून बना है उसकी जांच करना कि यह संवैधानिक तरीके से संवैधानिक है नहीं है, ये जांच करना हमारा काम है, और इस केस के जरिए हम वही कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे और महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर एजीआई कह रहे हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अनूप बरनवाल ने कई सुविचारित लोगों और विधि आयोग की रिपोर्टों के संपूर्ण विवरण को संक्षेप में पेश करते हुए इस सिद्धांत पर मुहर लगाई है कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। पहले तो ये कह रहे हैं कि अनूप बरनवाल, इतिहास की बात हो गई, भूल जा। फिर अब जब कह रहे हैं कि हवाला दे रहे हैं, फिर अब अनूप बरनवाल की ही बात कह रहे हैं कि वो उसमें एक इस सिद्धांत पर मुहर लगाई गई है कि ये एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए। यही तो मांग है, याचिका भी यही है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव आयोग। इसमें क्या गलत? और स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, और स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। और यहां पर दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, ना तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाया गया है, और ना ही स्वतंत्र और निष्पक्ष उसका काम जो है वो वर्किंग दिखाई पड़ रही है। इसीलिए इसको चुनौती दी गई है कि भाई कानून बनाने में ही इतनी खामियां रही कि उसके जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्तों को बनाया ही नहीं जा सकता है। वहां पर जो भी बनाएगा उसका पक्ष साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 पक्ष सरकार के हैं और एक विपक्ष का है। जाहिर सी बात है कि सरकार का पक्ष भारी पड़ेगा और जिसको वो चाहेगा नियुक्त कर देगा, वही हुआ भी है। जी, यहाँ पर एजीआई और एक बात कहते हैं। एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी आज खड़े हैं, जनरली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया खड़े होते हैं, इनके मातहत जो इनके बाद जो आते हैं वो खड़े होते हैं तुषार मेहता। लेकिन आज तुषार मेहता को छुट्टी दे दी और ये खुद यानी सुप्रीम बॉस खुद खड़ा हुआ है इस बात के लिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, वैधानिक है,
गैर वैधानिक नहीं है, ये साबित करने के लिए। और ये जो कानून है, जिस कानून में ये कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसे लोगों की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, उस नियुक्ति में 3 जजों, 3 जो कमेटी होगी, सिलेक्ट कमेटी, वो सिलेक्ट कमेटी में 2 लोग तो सरकार के ही होंगे। ये साबित करने के लिए यहाँ एजीआई खड़े हुए हैं। एजीआई कह रहे हैं कि एक और पहलू ये था कि ये पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में नहीं हो सकता। कौन तय करेगा कि क्या अनन्य है और क्या विस्फोटक नहीं होगा, किस हद तक अनन्य। ये फैसला अदालत के विचारों का संग्रह है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत विचार नहीं कर सकती है, बल्कि ये कह रहा हूं कि ये विचार अंततः किसी न किसी रूप में संसद को बाध्य करते हैं। यानी साफ साफ यहाँ है कि ये संसद को बाध्य करते हैं। संसद के ये आपके जो विचार जिसमें आप बात कर रहे हैं ये गलत है, ये, और इस पर बात ये नहीं होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं, जिस आधार पर ये दलीलें पेश की जा रही हैं, ये सीधा सीधा गलत है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, कि इसको कार्यपालिका नहीं कर सकती है तो आखिर कौन कर सकता है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसको विधायिका को ही करना है, और जो अगर कोई भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, किसी की नियुक्ति से संबंधित हो या कुछ भी हो, वो काम करना है विधायिका को ही, वो संसद, यानी संसद केंद्र में और राज्यों में विधानसभा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भी तरह का, किसी भी स्थिति में कैसे भी कानून बनाने की इजाज़त संसद को है? ऐसा भी नहीं है। अगर कहीं मनमानापन दिखाई पड़ रहा है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता दिखाई पड़ रहा है, तो फिर उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। वही काम यहाँ पर किया गया है। तो जो अब दलीलें हैं कि यहाँ पर वेंकट रमनी साहब की एक बार कह रहे हैं कि अनूप बर्नवाल का फैसला वो इतिहास हो चुका है। फिर अनूप बर्नवाल ने जो तमाम दस्तावेज दिए थे, बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि अभी तक जो नियुक्तियाँ हो रही हैं उनकी जगह एक प्रॉपर कानूनी तरीका होना चाहिए, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना भी। वो कानूनी तरीका बनाने के लिए जब दिया गया तो संसद ने ऐसा कानून बना दिया कि वो सरकार अपने ही किसी कृपा पात्र को इस पद पर बैठा देगी। तो अब बड़ा सवाल यही है, तुरंत ही इसीलिए उसको चुनौती दी गई और आज उस पर इतनी बहस हो रही है। लेकिन इस दौरान सरकार ने इन पदों पर नियुक्तियां भी कर दी, और नियुक्तियों के बाद जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो ये बता रहा है कि इस कानून को लेकर जो आशंकाएं थीं वो किस तरह से सही होती दिखाई पड़ रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर फिर से कह रहे हैं वेंकट रमनी कि अनूप बर्नवाल का फैसला इतिहास बन चुका है। फिर से कह रहे हैं आर वेंकट रमनी कि ये जो फैसला अनूप बर्नवाल का है वो इतिहास बन चुका है। इसने स्वतंत्र चुनाव आयोग के सिद्धांत को मान्यता दी। इसने ये भी कहा कि ये कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण का क्या मतलब है, पूर्ण नियंत्रण क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायपालिका इस पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना कि विचार संसद को बाध्य करते हैं, अनूप बर्नवाल ने इसी संदर्भ में बात की थी। यानी यहाँ पर अनूप बर्नवाल की बात कही जा रही है। पहले तो उसको खारिज कर रहे थे, लेकिन अब अनूप बर्नवाल के मामले को सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने स्वतंत्र चुनाव आयोग के सिद्धांत को मान्यता दी, इस और कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर। ये भी उन्होंने कहा, ये बहुत सही है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण का क्या मतलब है, पूर्ण नियंत्रण क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यायपालिका इस पर विचार नहीं कर सकता है, न्यायपालिका विचार करे और फिर ये, लेकिन संसद को बाध्य करते हुए ना करे। अब ये चीज राजीव जी की कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण क्या होता है, अब यही बात है। इसीलिए इस कानून में जो खामियां हैं, लूप होल्स हैं, उनको चुनौती दी गई है कि कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में ही चुनाव आयोग काम करता दिखाई पड़ रहा है। कार्यपालिका उसको बनाने में, वहां पर उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका का पूरा योगदान रहा, इसलिए रहा कि कार्यपालिका ही उनको बना दे रही है। कानून ऐसा विधायिका ने बना दिया है कि कार्यपालिका के ही हाथों में रख दिया गया। यानी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे एक मिनिस्टर, चाहे उसमें गृह मंत्री हो या कोई भी,
और वो जब बन जाते हैं तो उसका जो नुकसान वाला पहलू है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि उस पर कैसा नियंत्रण है, वही नियंत्रण है कि आपने उनको बनाया है तो आप उनसे ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपके हिसाब से वो काम करें, और वो आपके हिसाब से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये उसका खतरा है। जो विस्फोटक की बात कर रहे हैं, ये विस्फोटक स्थिति है कि उससे पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी अगर ऐसे ही रहा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर खतरे में रह जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। आर वेंकट रमनी कह रहे हैं कि संसद कार्यकारी प्राधिकरण नहीं है, संसद कार्यकारी प्राधिकरण नहीं है। विशाखा दिशा निर्देश के बाद 2015 में अधिनियम आया, लेकिन इसमें न्यायालयों जैसे कुछ संस्थानों का उल्लेख नहीं किया गया। अधिनियम पारित होने के बाद भी कुछ चिंताएं रह जाती हैं जिसका समाधान विधायिका द्वारा नहीं किया जा सकता। तो क्या ये न्यायालय इस मामले को उठाएगा? इसका ये अर्थ नहीं है कि न्यायालय कार्यकारी प्राधिकरण बन सकता है। यहाँ साफ साफ यहाँ पर है कि इसका ये मतलब नहीं है दैट डजंट मीन द कोर्ट कैन बिकम एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यहाँ पर अथॉरिटी की बात हो रही है, यानी कोर्ट जो है वो कार्यकारी प्राधिकरण बन सकता है, ये नहीं है। ये साफ यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश, बिल्कुल उससे पूर्ण रूप से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आर वेंकट रमनी। यहाँ पर सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। कार्यकारी संसद जो है वो कार्यकारी प्राधिकरण नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ये कहा जा रहा है। और विशाखा गाइडलाइंस जो है, विशाखा दिशा निर्देश जो 2015 में आया था, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं वो, और खासकर उस गाइडलाइन के बाद। लेकिन इनमें न्यायालयों जैसे कुछ संस्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है, ये बताया जा रहा है। और ये जो अधिनियम है, अधिनियम पारित होने के बाद भी कुछ चिंताएं रह जाती हैं जिनका समाधान विधायिका द्वारा नहीं किया जा सकता। तो क्या ये न्यायालय इस मामले को उठाएगा? इसका ये अर्थ नहीं है कि न्यायालय कार्यकारी प्राधिकरण बन सकता है। ये साफ साफ यहाँ पर एक चुनौती भी दी जा रही है न्यायालय को। हाँ, चुनौती भी दी जा रही है। और जो मुख्य बात यह है राजीव जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ कैसे उस चीज को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। मूल मुद्दा जो है, मूल मुद्दे सिर्फ दो हैं कि ये कानून संवैधानिक है, वैधानिक है या नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उसके जरिए जो नियुक्ति हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की, ये इसको संवैधानिक है कि नहीं है। अब यहाँ पर सीधे सीधे उसके कानूनी पहलू पर, संवैधानिक पहलू पर बात होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए, जो बात पिटिशनर्स के वकीलों ने लगातार की है। यहाँ अब वेंकट रमनी साहब कहीं विशाखा गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, कहीं किसी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। उन सब का यहाँ पर क्या औचित्य है, अब ये देखेंगे बेंच उसको कैसे देख रही है। लेकिन लगता नहीं है कि कहीं से भी ये उस केस से सीधे सीधे कोई मतलब रख रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विशाखा गाइडलाइंस की बात हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से बात जो है अनूप बरनवाल पे भी आई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या यहाँ से उस दिशा में ये बहस जाएगी जिस दिशा में याचिकाकर्ताओं ने बहस को लाकर खड़ा किया था। और इस बहस में सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि क्या ये वेंकट रमनी साहब जो हैं, आर वेंकट रमनी जो एजीआई हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो उन्होंने सोच रखा है और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका में हस्तक्षेप न करे तो बेहतर होगा। ये कहने की कोशिश हो रही है। अब बार बार वो यही चाह रहे हैं कि कह भी, कई बार तो स्पष्ट रूप से कह भी चुके कि ये अभी थोड़ा और टल जाए। पहले तो केस की सुनवाई नहीं चाह रहे थे, अब दलीलें ऐसी दे रहे हैं या कुछ उसमें और चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये और भी लंबा खिंचता चला जाए। लेकिन अब देखते हैं, जिस तरीके से एडमिट किया था इस केस को दोनों जजों की बेंच ने, उसके बाद सुनवाई अब हो रही है, तो वो किस तरीके से इसको ले रहे हैं। लेकिन वेंकट रमनी साहब कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि इस मामले को कहीं दूसरी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। ये अदालत में
मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला है और नियुक्ति के लिए जो गाइडलाइंस तैयार हैं उसका मामला है, कानून का मामला खुद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है ये भी है और इस पर सुनवाई हो रही है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध और गैर संवैधानिक इस पर बात हो रही है और ये गैर संवैधानिक है अगर तो कैसे है ये साबित करने की कोशिश हो गई। कैसे देश की राष्ट्रपति जो हैं वो रबर स्टैंप हैं ये बोला गया आज यहाँ पे बताया गया और उस पर जब सवाल पूछा गया कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि रबर स्टैंप हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं दी गई थी, तो उसके प्रूफ भी दे दिए गए। ये सारी बातें विपक्ष की तरफ से की गई हैं। जो याचिकाकर्ता है, विपक्ष नहीं बल्कि याचिकाकर्ता कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी तरफ से ये सारी जानकारी दी गई। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं इतना साफ दिखाई देता है कि आर वेंकटरमणी साहब आज किसी और ही मूड में आए हैं। वो इस पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश करेंगे और वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहां पर सरकार फंसी हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के बहस में, अभी तक के सवाल जवाब में, तथ्यों के दलीलों के आधार पे यह साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार यहां बुरी तरह फंसी हुई और सरकार को बाहर निकालना है क्योंकि सरकार का पक्षकार ही तो है होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब जितने भी हैं सरकार के पक्षकार होते हैं, सरकार के वकील होते हैं जो कोर्ट में खड़े होते हैं सरकार के पक्ष को लेकर और उनकी जीत वहां पर सुनिश्चित की जाए उसको लेकर। और यहां सरकार के खिलाफ ये याचिका लगी हुई है जिस याचिका में साफ साफ ये मांग की गई है कि इस कानून को रद्द किया जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे इम्यूनिटी दी जाती है। उनके नियुक्ति का जो पैनल है उस पैनल से सीजेआई को निकाल दिया गया। ये इस याचिका में ये भी है कि सीजेआई को इसमें फिर से रखा जाए, ये बात भी है। तो एक तरफ इस कानून को चुनौती है और दूसरी तरफ जो आज की तारीख में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो 2 आयुक्त हैं, इन तीनों की नियुक्ति जो है वो अवैध है, गैर संवैधानिक है, उसको भी यहां पर सामने लाकर रखने की बात हुई है। ये इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है और इसीलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहां पर इसको डिरेल करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ एक जो महत्वपूर्ण दलील दी गई और उसमें जब एस.एन. शुक्ला अपनी बात रख रहे थे, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई राजीव जी की जो 3 अगर जो पैनल है अभी जिस तरीके का है उसमें अगर सीजेआई रहेंगे और वो अगर सरकार से सहमत रहेंगे तो फिर क्या होगा, तब भी तो ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात उस समय जो टिप्पणी आई वो ये कि वो रहेंगे भले सरकार से भले सहमत हों लेकिन उसमें सहमति और असहमति के बिंदु भी आने चाहिए। कारण उसका जो एक होता है लॉजिकल चीज़ें होती हैं कि आपने समर्थन किया है तो क्यों किया है, आपने विरोध किया है तो क्यों किया है। यहाँ ऐसी स्थिति है कि अगर 2 लोग हैं और एग्जीक्यूटिव के यानी कार्यपालिका के हैं, प्रधानमंत्री हैं और दूसरा मंत्री है, वो 2 लोग किसी को चाह लेंगे, तीसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो सरकार जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं वो सीधे कह देंगे कि भाई ये तो विपक्ष के नेता होने के नाते इनको तो हर चीज़ पर विरोध करना था इसलिए इन्होंने विरोध कर दिया। लेकिन अगर वहीं पर सीजेआई भी विरोध करते हैं तो उनका विरोध माना जाएगा और तब आप बना भी नहीं पाएंगे। लेकिन सीजेआई अगर उसको सपोर्ट भी करते हैं तो कम से कम देश की जनता को ये इत्मीनान रहेगा कि अगर सीजेआई ने सपोर्ट किया है तो किस आधार पर किया है। गलत आधार पर सपोर्ट करे होंगे तो सीजेआई को भी वहाँ पर आड़े हाथों लोग लेंगे, उनकी भी आलोचना होगी। तो सीजेआई के पास भी एक जिम्मेदारी होगी कि वो किसी ऐसे नाम को सपोर्ट करें या ना करें जिसको सरकार चाह रही है। तो इसलिए अगर वो 3 की जो व्यवस्था थी जिसका जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, इसलिए वो कहीं ज़्यादा इससे पारदर्शी व्यवस्था दिखाई पड़ रही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब पिछली सुनवाई में जो दलीलें दी गई थी पिटिशनर्स की ओर से, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 सदस्यीय चयन समिति ही बनाइए, उसमें ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे तो शायद पारदर्शिता की संभावना और ज़्यादा हो क्योंकि उसमें 2 अलग अलग फील्ड के लोग रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी का जो कानून है वो तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जिसको कार्यपालिका चाहेगी यानी जिसको सरकार चाहेगी उसको बना लेगी, वो कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पहलू और इस पर हम लोग बहस को सुन रहे हैं। दलीलें जो दी जा रही हैं उन दलीलों को आपको शब्दशः आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी वो यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आर वेंकटरमणी यहाँ किसी भी ढंग से चाहते हैं कि इस कानून में किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। ये कानून जैसे चल रहा है जिसमें ढेर सारी इम्यूनिटी
कुर्सी दी गई है चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, यानी ज्ञानेश कुमार जो आज उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको। और उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी नियुक्ति में जो पैनल है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष वैसा ही बना रहे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में से एक को हटाने की बात, खासकर गृह मंत्री की जगह पर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने की बात हो रही है। लेकिन अब ये डिमांड, और इसमें भी कानून का पक्ष और कानूनी तौर पर ये कानून सही है या गलत है, ये यहाँ पर ये जो अधिनियम है वो सही है या गलत है, ये साबित करने की कोशिश जो विपक्ष के यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जितने वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें दी। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी दलील दे रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की दलीलों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो बातें हैं वो एक डर है, और इससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। चाहे वो अनूप बरनवाल का मामला हो या ऐसे कोई मामले हों, इन सब मामलों को यहां पर रखने की, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो ठोस सबूत, ठोस गवाह या ठोस जो दलीलें हैं, तथ्य हैं, मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ तथ्यों के आधार पर बातें हो रही हैं, जो मुख्य रूप से जो ठोस तथ्य हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, वो देने की कोशिश नहीं हो रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। ये दिख रहा है साफ साफ, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि उनके दलीलें वहाँ से एक उससे अलग हटकर दिख रही हैं। उस बिंदु से, उस मूल जो सवाल है, जो मूल याचिका है, वहाँ से हटा दी जाए, बल्कि ये कोशिश की गई कि याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की भी कोशिश की गई। जो इन्होंने ही AGI साहब ने ही, वेंकट रमणी साहब ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आप विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करिए, यानी संसद की आप शक्तियों में हस्तक्षेप करिए। याचिकाकर्ताओं ने इस तरह से कहाँ कहा है? उन्होंने तो सीधे सीधे इस कानून को चुनौती दी है। ये थोड़ी कहा है कि संसद बनाएगी, जबकि वेंकट रमणी साहब कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बनाए। बिल्कुल नहीं कहा है। उन्होंने तो जो कानून बनाया गया है उसकी वैधानिकता को चुनौती दी है, उस पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अंसारिया कह रहे हैं कि हमारे विद्वान मित्र यानी AGI ने हमारी तुलना इस प्रकार की है कि हम संसद में बहस कर रहे हैं। वो बात, हाँ जी, जो हम लोगों ने मेंशन किया था। यहाँ पर हंसारिया वरिष्ठ वकील वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे विद्वान मित्र ने यानी AGI ने ये साफ साफ कहा है कि हमारी तुलना संसद में इस ढंग से की है कि हम संसद में बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि संसद में भी हमारा वही अनुशासन होगा जो यहाँ है। तो इस पर कोर्ट कह रहा है कि हमारा अनुशासन संसद से अधिक है। यहाँ पर दोनों बेंच ने कहा कि हमारा अनुशासन जो है वो संसद से ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद वेंकट रमणी कह रहे हैं कई जोशीले तर्क दिए गए, मानो संसद का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा हो। इस पर फिर न्यायालय कह रहा है कि हम एक पल के लिए भी ये कैसे कह सकते हैं कि संसद के कोई गुप्त इरादे थे। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर कोर्ट ये भी कहता है, दोनों जजों की बेंच ये कहती है कि संसद न्यायपालिका पर कुछ भी आरोप लगा सकती है, लेकिन हम अपनी लक्ष्मण रेखा जानते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, न करेंगे। ये बात यहां कही जा रही है। यानी यहां एक बहस संसद और इस पे, क्योंकि इस बहस को उसी दिशा में ले जाना चाहते थे AGI, और उस दिशा में ये बहस जा चुकी है। ये साफ दिखाई दे रहा है, ये बहस जा चुकी है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका में संसद की बात। और हंसारिया ने कहा कि हमारे जो विद्वान मित्र कह रहे हैं, हमारी तुलना अगर आप कह रहे हैं कि हम संसद की तरह यहाँ बहस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा नहीं है। हम अनुशासित हैं यहाँ पे, और न्यायपालिका को हम समझते हैं, और हम अनुशासन के तहत ही ये सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल इस बहस को ले जा रहे हैं कि ये एकदम विधायिका और न्यायपालिका वाली बहस में तब्दील हो जाए। हालांकि मामला है वही, कानून बनाया है विधायिका ने, लेकिन यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच कोई टकराव वाली बात नहीं है। यहाँ उसकी वैधानिकता की जांच हो रही है कि जो कानून आपने बनाया है वो कानून वो संवैधानिक है कि नहीं है। अब आप उस कानून को बनाने से लेकर उसके बनने के बाद उसका जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये पूरी प्रक्रिया दिखा रही है कि इसके ज़रिए आप पारदर्शी तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। सरकार जिसको चाहेगी उसी की नियुक्ति करेगी। तो फिर ऐसी किसी प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट
याचिका देने के बावजूद, अपील करने के बावजूद अगर खामोश रहती है तो फिर ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और वही बहस इसमें चल रही है, उसी तरफ उससे ध्यान हट जाए ये इस कोशिश में लगे हुए हैं वेंकट रमणी साहब। यानी वो तो समय की बर्बादी तक इसको बता चुके हैं, जबकि याचिका स्वीकार करते ही बेंच ने कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है, सबरीमाला केस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो हम अभी सुनवाई करेंगे। लेकिन वेंकट रमणी साहब कह रहे हैं कि आप काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो इसको खत्म करिए, खारिज करिए, इसमें कोई दम ही नहीं। जी, लेकिन बात जो है, बहस जो है वो संसद के बारे में तक आ गई है, लक्ष्मण रेखा की बात कर रही है। कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट में एट्रीब्यूट एनीथिंग टू द जुडिशरी, पार्लियामेंट जुडिशरी पर कुछ भी कमेंट कर दे, लेकिन बट वी नो आवर लक्ष्मण रेखा, हम अपने लक्ष्मण रेखा को जानते हैं, वी विल नेवर डू दैट। यानी संसद जो है, संसद भले हम पर किसी भी ढंग का कटाक्ष करे, किसी भी ढंग की टिप्पणी करे, कमेंट करे, लेकिन कोई भी उनका एट्रीब्यूशन अपनी जगह पे है, लेकिन हम अपनी लक्ष्मण रेखा को जानते हैं। हम यहाँ न्यायपालिका हैं और न्यायपालिका अनुशासन के तौर पर चलती है और हम यहाँ पर अनुशासित लोग हैं, अनुशासित जजेज हैं, जो 2 जजों की बेंच यहाँ बैठी हुई है। हम अनुशासित हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं, सीधे शब्दों में यहाँ कही जा रही है कोर्ट की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट पहलू है और हमारे पास संसद की तुलना में अधिक अनुशासन है, ये साफ साफ कहा जा रहा है। और यहाँ संसद लगाने की कोशिश हुई न्यायपालिका में, सीधे शब्दों में यही कहा गया है। अच्छा, जो वेंकट रमणी साहब एक और बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो कहा जा रहा है जैसे संसद का कार्य दुर्भावनापूर्ण हो। दुर्भावनापूर्ण और भावना उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। आप उसके कानूनी पहलू को देखिए, आप जो कानून बना रहे हैं, संसद से किसकी दुर्भावना होगी? संसद सदस्यों की नहीं होगी और देश की उस जनता की भी नहीं होगी जो उनको चुनकर भेज रही है। लेकिन जिनको चुनकर भेज रही है उनमें से ज्यादातर को बाहर कर दिया जाए और कुछ लोग बैठकर, सत्ता पक्ष के लोग बैठकर कोई ऐसा कानून बना दें जो इस देश में चुनाव व्यवस्था को तय करने वाला हो, तो फिर ये तो एक असंवैधानिक बात होगी, गैर कानूनी बात होगी। इसमें भावना, दुर्भावना, सद्भावना वाली बात तो आती नहीं है। लेकिन वेंकट रमणी साहब के अपने तर्क जो है वो बिल्कुल अलग दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस तरह के तर्क तभी आते हैं जब आपके पास वास्तव में तर्क ना हो, यानी जो मुद्दा चल रहा है, जो दलीलें दी जा रही हैं, उससे संबंधित अगर आपके पास तर्क नहीं है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ ले जाने की उसको कोशिश करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश यहाँ होती है सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, या उनके मातहत जो भी एडवोकेट्स हैं वो हों, लेकिन ये सब यहाँ ये साबित करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं, खासकर जिस कानून पे बात हो रही है, और वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति का मामला, और इस मामले को आप कोर्ट तक घसीटते हुए लेके आए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मामला पूरा का पूरा खारिज कर दीजिए, ये इस याचिका को बिल्कुल खारिज कीजिए, इस पर बहस करने से अपना समय बर्बाद करेंगे। ये सारी बातें कह चुके हैं, AGI ने सारी बातें कही हैं यहाँ पे, और इसलिए ये यहाँ पर, और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। और एक कटाक्ष ये कि संसदीय बहस सुनकर अच्छा लगा। ये जो संसदीय बहस, चूंकि संसद नहीं है, ये न्यायपालिका है, इसलिए ये बात यहाँ कही गई है। तो इम्पोर्टेंट, उसका एडवोकेट हंसारिया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी बहस संसद में भी हो। और आप देखिए कि जब ये कानून बन रहा था तो संसद में कैसी बहस हुई, बहस करने वाले थे ही नहीं वहाँ पर। यानी जो लोग थे वो सब पक्ष वाले लोग थे और विपक्ष करने वालों को बाहर कर दिया गया। तो संसद में और वहाँ की बहस में, दोनों में अंतर होता है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वेंकट रमणी साहब उसको संसदीय बहस जैसा माहौल दे रहे हैं, और जिसको अगर बहुत सामान्य भाषा में कहें तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पर संसद की तरह से बहस हो रही है, उसको सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको सुनने में भले मज़ा आए जो भी हो, लेकिन जो पक्ष है वो यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया खड़े हुए तो उन्होंने कहा अभी से थोड़ी देर पहले, जो हमने सुनाया भी है, कि हमारे विद्वान मित्र एजीआई जो हैं यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह बहस कर रहे हैं जैसे कि हम संसद में बहस कर रहे हों। मुझे उम्मीद है कि संसद में भी उतना ही अनुशासन होगा जितना यहाँ है। तो इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा अनुशासन है और हम लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते हैं। एजीआई ने इस पर कहा, इसके बाद कहा कि फरासत जो एक दूसरे एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल शादाब फरासत, आप जानते हैं, वो भी पेटिशनर्स की ओर से अपीयर हुए थे पिछली सुनवाई में। जी हाँ, पिछली सुनवाई में थे वो, यानी लास्ट 7 को। तो फरासत ने बहुत ही जोशीले ढंग से तर्क दिया है कि इतने सारे सांसदों को निलंबित किया गया, मानो संसद का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा हो, ये बात यहाँ कही। तो इसके बाद जेपी दत्ता कह रहे हैं नहीं नहीं, हम एक पल के लिए भी कैसे कह सकते हैं कि संसद के कोई गुप्त इरादे थे। संसद न्यायपालिका पर कुछ भी आरोप लगा सकती है, लेकिन हम अपनी लक्ष्मण रेखा जानते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है कि संसद में भले अपनी बातें हों, लेकिन हम यहाँ पर कोई वो नहीं कह रहे हैं। यानी ये दरअसल शादाब फरासत ने उस वक्त का जिक्र किया था जब ये कानून पारित हुआ था कि यहाँ पर बड़ी संख्या 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, और इतने सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके आप कानून बना रहे हैं। तो उन्होंने उसका ये जिक्र किया था कि इसका मतलब क्या संसद का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था क्या? तो ये वो बात उन्होंने कही थी। ये नहीं कहा था कि संसद का दुर्भावना, लेकिन अगर ऐसा होगा तो संसद की पारदर्शिता पर सवाल तो उठेंगे ही कि केवल सत्ता पक्ष के लोग बैठकर आप एक कानून कोई बना दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उठेंगे? उस पर सवाल उठाना लाजमी है। सवाल नहीं उठा होता तो आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता कैसे? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेंकटरमणी यही नहीं रुकते हैं, बोलते हैं कि आज ये कानून उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रावधान करता है जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, सिवाय उस पहलू के जिसे कार्यपालिका द्वारा हर चीज को नियंत्रित करने का समस्याग्रस्त पहलू कहा जाता है। दूसरे पक्ष के अनुसार ये समस्याग्रस्त है, यानी साफ साफ इस कानून की बात की जा रही है। और यहाँ पर कह रहे हैं एजीआई, फिर यहाँ पर वेंकटरमणी साहब की आज ये जो कानून बनाया गया है ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, और इसको अगर आप समस्याग्रस्त कहते हैं तो ये गलत है। ये बात कही जा रही है कि ये कानून बिल्कुल सही है। बार बार अलग अलग ढंग से कहने की कोशिश हो रही है कि ये कानून सही है, बिल्कुल सही है। ये कहने कोई समस्या नहीं है उसमें। उसमें कि आप चुनाव आयोग का में जो चुनाव आयोग में नियुक्ति होगी चुनाव आयुक्तों की या मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो बस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको कर देंगे और इसमें कोई समस्या है ही नहीं। अरे समस्या आपको नहीं है, आप यानी सरकार को नहीं है, लेकिन समस्या इस देश को तो है, इस देश के लोकतंत्र समर्थकों को है, तभी इस मामले को ले गए हैं। क्योंकि वही उनको बना दे, सरकार उनको बना देगी चुनाव आयुक्त, और वो चुनाव कराकर सरकार को ही फिर से सरकार में ला देंगे। तो फिर उसके बाद तो चुनाव का फिर महत्व ही खत्म हो जाएगा। जब बिल्कुल आखिर रह क्या जाएगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप हम लोग देख भी रहे हैं जो राज्यों के चुनाव हुए और विपक्ष कहता रह गया, और चुनाव आयोग इस तरीके का चुनाव आयोग कभी शायद ही रहा हो कि जो विपक्ष को इस तरह से इग्नोर कर रहा हो। और निश्चित तौर पर उसके पीछे वजह यही है कि यहाँ कैसे उसको बैकिंग मिल रही है कार्यपालिका की और विधायिका की, और यहाँ तक कि न्यायपालिका में जब चैलेंज किया गया है तो वहाँ भी किस तरह से दलीलें दी जा रही हैं उनको बचाने के लिए। एसआईआर के मामले में भी हम लोगों ने देखा राजीव जी कि कैसे वहाँ पर चाहे सॉलिसिटर जनरल हों या फिर एएसजी हों, वो किस तरह से उनका बचाव कर रहे थे। वो विपक्ष को इग्नोर कर रहे हैं, विपक्ष के लिए एक आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उनका बचाव वहाँ पर किया जा रहा था। तो इसका यही वजह है कि अगर आपने नियुक्त किया है, एक पूरा का पूरा एक कह लीजिए कि एक नेक्सस है जो बार बार बातें हो रही हैं, उस नेक्सस में आप तीन सारे लोग मिलकर पूरे के पूरे विपक्ष को चुनावी प्रक्रिया से आप दूर रखिए, और वही चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहां पर साबित करने की कोशिश की ये कानून बिल्कुल सही है, कानून के तहत ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति बिल्कुल सही है, संधू की नियुक्ति बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, आजाद है और उसको जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का हूबहू वो पालन कर रहा है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, वो सत्ता पक्ष का साथ नहीं दे रहा है, वो सबके लिए निष्पक्ष है। ये सारी बातें यहां बताई जा रही हैं, रखी जा रही हैं दूसरे शब्दों में कहूं तो। लेकिन यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये जो बातें रखी जा रही हैं वो सच हैं, और ये दलीलें चूंकि कोर्ट में दी जा रही हैं, इन दलीलों को हूबहू जो दलीलें वहां पेश की जा रही हैं, थोड़े से हमारे कमेंट के साथ साथ उन दलीलों पे हम अपना कमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये कोर्ट में दी गई दलीलों को से रजामंदी हो या ना हो, ये आपकी हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारे संविधान की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 14 हमें ये स्वतंत्रता देता है, हमारा संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम किसी की बातों से सहमति जताएं या न जताएं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और वही यहां पर हम कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि दलीलें क्या पेश की जा रही हैं, इन दलीलों में कितना दम है। जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा, ये दो जजों की बेंच है, सतीश चंद्र शर्मा और दीपांकर दत्ता, ये दो जज हैं जिनकी बेंच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई कर रही है। मुख्य रूप से मामला जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो पैनल है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा जाए, ये डिमांड की गई है। डिमांड ये की गई है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो दो लोग हैं, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, उसमें से एक को यानी गृह मंत्री को हटाया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाया जाए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह भी कही गई है कि 3 या उससे ऊपर 5 या 7 जितने लोगों को भी इस पैनल में रखना है रखिए, लेकिन अभी जो है वो पारदर्शी तरीका नहीं है, इसकी पारदर्शिता को यहां पर बहाल किया जाए। सबसे पहला जो बड़ा मामला है। दूसरा मामला यहां पे आता है कि इस पूरे मामले में जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खड़े होते हैं यानी आर वेंकटरमणी खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि यहां पर संसदीय बहस सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वो कटाक्ष था और इसीलिए यहां कहा गया कि ये संसद नहीं, ये न्यायपालिका है, उच्चतम अदालत है, सर्वोच्च अदालत, और यहां पर संसदीय जो है यानी संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है, यहां अदालत की कार्यवाही चल रही है और हम अपनी लक्ष्मण रेखा को जानते हैं। बेंच ने कहा है, बेंच ने यह भी कहा है कि आप अनूप बरनवाल केस को बोल रहे हैं कि उसको सामने मत लाइए, लेकिन अनूप बरनवाल को हम अगर किनारे कर भी देते हैं फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बात भी कही जा रही है। तो इसमें बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारी बातें यहाँ पर दलीलें पेश की जा रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इन दलीलों के आधार पे आगे हम और भी बातें आप तक रखेंगे, जो जैसे जैसे दलीलें वहाँ कोर्ट में जो चल रही हैं वो। लेकिन ये जब इलेक्शन कमीशन ने आज घोषणा कर दी और भी 13 राज्यों में चुनाव, 13 राज्य हैं में SIR की घोषणा कर दी आज, और बाकी जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में SIR की घोषणा कर दी है, जिन राज्यों में SIR नहीं हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस 324 आर्टिकल 324 का हवाला दे रहे हैं वो उन्हीं 324, 325, 326 में ये भी है, और खासकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में है कि आप SIR का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ लागू कीजिए। उसका मतलब है कि किसी एक स्पेशल किसी विधानसभा में, विधानसभा के किसी क्षेत्र में आप SIR कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप पूरे देश में करवा रहे हैं। और ये भी है, वही था कि आपको कराने की इजाज़त संविधान में मिली है कि नहीं मिली है, ये मामला ही अभी पेंडिंग में है। और इधर चुनाव आयोग पूरे देश में ये करवाए पड़ा हुआ है SIR। चुनाव भी हो गए यहाँ बिहार में और पश्चिम बंगाल में, चुनाव के बाद नतीजे भी वही आ गए जो SIR के बाद जिन नतीजों की आशंका जताई जा रही थी कि यानी वो जनमत नहीं बल्कि वो इसको ज्ञान मत है, कुछ ऐसा एक टर्म यूज़ हुआ था, यानी ज्ञानेश मत है, इस तरह से कहा गया था या कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके हिसाब से ये चुनाव के नतीजे आए हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चुनाव आयोग को बनाने वाली, चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति वाला जो कानून है
वो कानून संवैधानिक है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है और उसी पर ये सुनवाई जारी है। इसके अलावा उनके उस कानून के जरिए जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, ये संवैधानिक है कि नहीं है। अब इस मामले में जो दलीलें वेंकट रमनी साहब दे रहे हैं, यानी एजीआई एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, वो दलीलें बड़ी दिलचस्प हैं कि वो उस पूरे मामले से ही एक तरीके से डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो छूट जाए, बाकी दूसरे पहलुओं पर बात करते रहें ताकि ये लिंगर ऑन हो सके अभी और लंबा खिंच सके। और इस बीच चुनाव आयोग जहाँ जहाँ बचा हो, कुछ एक राज्य यूनियन टेरिटरी और बची हो या हिमाचल और जम्मू कश्मीर आप कह रहे हैं, तो जहाँ उनको ज़रूरत समझ में आए सारी जगहों पर वो SIR की प्रक्रिया अपना पूरी कर लें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहस आगे बढ़ रही है, दलीलें आगे पेश की जा रही हैं। इन दलीलों में अब जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए उन्होंने कही है कि आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र होना चाहिए, तो स्वतंत्र होना ही नहीं बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। इस पर AGI ने कहा है कि नियुक्ति के बाद चुनाव आयुक्त द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों से यह सिद्ध हो जाएगा कि वो स्वतंत्र दिखे हैं। इस पर JP दत्ता, इस पर जस्टिस दत्ता जो हैं यानी दीपांकर दत्ता कह रहे हैं कि विश्वास का स्तर इतना होना चाहिए मानो चयन समिति में कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति मौजूद हो। यहां पर साफ साफ कहा है कि चयन, यानी यहां कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि चयन समिति को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। इस बयान से साफ समझ में आ रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता के इस बयान को ध्यान से पढ़िए, सोचिए कि कह रहे हैं कि विश्वास का स्तर इतना होना चाहिए मानो चयन समिति में कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति मौजूद हो। और इससे पहले वाला बयान भी राजीव जी, वो कह रहे हैं कि केवल स्वतंत्र दिखना ही नहीं, स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, स्वतंत्र वो दिखना भी चाहिए। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन वो उसकी ऑटोनॉमी दिखनी भी चाहिए कि वो कितना अपने हिसाब से वो फैसले ले रहा है, वो संविधान के हिसाब से देश हित में कौन से फैसले ले रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये दोनों चीज़ें कि उसमें जो तीसरा जो सदस्य है वो क्या कर रहा है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब यहां पे एक सवाल कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर जस्टिस दत्ता ने किया है। कहा है कि उन्हें किसी निष्पक्ष व्यक्ति को चुनना चाहिए, मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को ही क्यों चुना जाना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा कर दिया है, उठा दिया है। यही सवाल तो याचिकाकर्ताओं ने भी कहा है और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आखिर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो दूसरा व्यक्ति है चयन समिति में, वो गृह मंत्री क्यों होगा, यहां कोई तीसरा व्यक्ति क्यों नहीं होगा, मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को ही क्यों चुना जाना चाहिए। यहां कहा जा रहा है उन्हें किसी निष्पक्ष व्यक्ति को चुनना चाहिए। अगर आप ये कानून संसद से बना रहे हैं तो हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां गड़बड़ियां हैं उस पर इशारा हम जरूर करेंगे। और यहां पर कही जा रही है बात जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से कि अगर somebody who is a neutral person he should select, why should it be मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट। साफ साफ यहां पर वाई शुड इट बी अ मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट, क्यों यहां पर मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को ही क्यों चुना जाना चाहिए। आप चयन समिति में, सिलेक्ट कमेटी में आप जो 3 लोगों को रख रहे हैं उसमें से एक नेता प्रतिपक्ष है, एक प्रधानमंत्री है, लेकिन तीसरा आदमी आपके मंत्रिमंडल का ही क्यों होना चाहिए। निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, स्वतंत्र होना ही नहीं, स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। ये बातें जस्टिस दत्ता ने यहां कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां हो जाती है। समीर जी, अब इसका क्या जवाब देंगे वेंकट रमणी साहब, ये देखना होगा राजीव जी, क्योंकि यही सवाल तो सबसे बड़ा है। इस याचिका को जो चैलेंज किया गया है उसमें यही तो कहा गया है कि आपने एक प्रधानमंत्री को रख दिया और एक मंत्री को रख दिया और एक रख दिया है आपने विपक्ष के नेता को। अब वही सवाल पूछ रहे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता कि आखिर कोई मंत्री ही क्यों, और मंत्री अगर रख दिया है आपने तो फिर उसको आप निष्पक्ष कैसे कह देंगे कि वो एक निष्पक्ष उसकी नियुक्ति होगी और निष्पक्ष तरीके से वो काम करेगा। जस्टिस दत्ता यहां कह रहे हैं कि दीज 300 पैराग्राफ्स इन अनूप बरनवाल जजमेंट, जो 300 पैराग्राफ जो लिखे गए हैं अनूप बरनवाल के केस में, वो इसी ढंग ऐसे ही नहीं लिख दिए गए थे। वो जो फैसले लिखे गए वो 142 के निर्देशों के आर्टिकल 142 के निर्देशों के उद्देश्य से नहीं लिखे गए थे। वो
आखिर वो उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था कि निष्पक्षता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां स्वतंत्र है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर खुद को स्वतंत्र दिखा रहा है? आखिर क्यों जो चयन समिति है उसमें एक सदस्य क्यों होना चाहिए? यहां साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर एक सदस्य मंत्रिमंडल से ही क्यों आना चाहिए? मंत्रिमंडल से बाहर कोई ऐसा दिखना भी चाहिए, निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। अनूप बरनवाल के फैसले में यह 300 पैराग्राफ का जो फैसला है केवल अनुच्छेद 142 अनुच्छेद 142 के निर्देशों के उद्देश्य से नहीं लिखे गए थे कि वहां जो निर्देश दे दिया गया उसी उद्देश्य से लिख दो। इसका कुछ ना कुछ जो प्रैक्टिकल पहलू है उसको तो लाया गया था यहां पर, और उस पहलू को रखा गया है। और प्रैक्टिकल पहलू में सबसे बड़ी चीज आती है कि आप निष्पक्ष दिखिए भी, आप निष्पक्ष दिख नहीं रहे हैं। यह बात यहां जस्टिस दत्ता कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने वही उठा दिया है जो पेटिशनर्स उठा रहे हैं। जो ये सवाल उठा हुआ है कि आखिर उस 3 लोगों के पैनल में एक प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? और आप प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री को रख देंगे, 3 लोगों का पैनल है, तो वो कैसे निरपेक्ष हो पाएगा? उसको आप कैसे निष्पक्ष कह सकते हैं? और वो पैनल ही निष्पक्ष नहीं होगा तो उस पैनल के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी चुनाव आयुक्त वो कैसे निष्पक्ष होगा? और उससे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो निष्पक्षता से काम करे? यानी निष्पक्ष, स्वतंत्र, ये सब होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, और यहाँ पर कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास का स्तर इतना होना चाहिए मानो चयन समिति में कोई तीसरा व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति मौजूद हो। यह बात जस्टिस दत्ता ने कही है, जस्टिस दीपांकर दत्ता। केवल स्वतंत्र होना ही नहीं बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। यह बात यहां पर कही है कि केवल स्वतंत्र होना ही नहीं पर्याप्त है बल्कि स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है। नियुक्ति के बाद चुनाव आयुक्त द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों से यह सिद्ध हो जाएगा। यह कह रहे हैं यहां एजीआई, लेकिन एजीआई नियुक्ति के बाद तो ऑलरेडी आपने करवा लिया भाई। आपने पश्चिम बंगाल का, बिहार का चुनाव करवा लिया। अभी आपने 16 राज्यों से पता लग गया कितना निष्पक्ष है। हाँ, जो कुछ उन्होंने किया है उससे पता ही लग गया है। अब ये निष्पक्षता तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई पड़ रही होगी। जाहिर सी बात है ये उनको बताने की भी कोशिश की जाएगी पेटिशनर्स की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित राज्यों यानी 19 राज्यों में आज आपने एसआईआर की फिर से घोषणा कर दी। ये 16 राज्य कौन कौन है बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, मणिपुर, त्रिपुरा। अब आप देखिए इसमें से किन किन राज्यों में चुनाव होने हैं। देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वो उसमें हो चुका है। अभी मणिपुर में चुनाव होना है, उसमें अभी करवाएंगे। अभी उसके अलावा बाकी राज्यों में ऑलरेडी हो चुका है एसआईआर करवा। उत्तराखंड में अभी चुनाव होना है, उत्तराखंड में करवाएंगे। 3 केंद्र शासित राज्यों में से दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये इन 3 राज्यों में दादरा नगर हवेली और दमन दीव, चंडीगढ़ और दिल्ली, इसमें भी करवाएंगे अभी एसआईआर करवाने में अगर आपके ऊपर अगर भरोसा नहीं है तभी तो ये पिटिशन लेके आए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आप चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उस पिटीशन पर सुनवाई हो रही है और इधर चुनाव आयोग एक के बाद एक फैसले लेता चला जा रहा है। एसआईआर करा सकता है कि नहीं करा सकता है, ये मामला अभी कोर्ट में है, सब जुडिस है, और वो एक के बाद एक राज्यों में एसआईआर करा रहा है, घोषणा कर रहा है, उसके बाद कंप्लीट भी कर रहा है उस एसआईआर के आधार पर चुनाव भी। तो ये पूरा एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो जिस प्रक्रिया से बनाया गया है चुनाव आयुक्तों को, वो सारे जो नियम कानून है और सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है उसको भी एक तरह से तार तार कर रहे हैं कि सब जुडिस होते हुए भी वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस मामले पर अभी सुनवाई हो रही है। और ये घोषणा राजीव जी ये कल भी हो सकती थी, 2 दिन पहले भी हो सकती थी, 7 तारीख के पहले भी हो सकती थी, या हफ्ते भर बाद भी हो सकती थी, लेकिन आज ही हो रही है। आप ये भी देखिए कि जब इस उनके मामले पर इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है जिस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है,
और उसी दिन वो ये घोषणा कर दे रहे हैं कि हम अभी 16 और राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में SIR करा रहे हैं आदेश। आपको याद होगा जब ये SIR करा सकता है या नहीं करा सकता है, उसी दौरान 6 राज्यों में SIR की घोषणा की गई, पश्चिम बंगाल बिहार की घोषणा की गई, कंप्लीट करा लिया गया, पश्चिम बंगाल में घोषणा की गई, उसको कंप्लीट करा लिया गया, तमाम याचिकाएं दायर की गई, उन पर सुनवाई होती रही। तो एक तरीके से यहाँ सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की ही नहीं जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, वो बाकायदा उनको अवहेलना करते हुए दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अवहेलना करते हुए दिखाने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा, यहाँ पर विश्वास वाली बात जो यहाँ पर छेड़ी है खासकर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर निष्पक्ष दिखना तो चाहिए, और निष्पक्ष दिखने के लिए चयन प्रक्रिया में इन्होंने जो बात कही है कि आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें आखिर क्यों नहीं आप वैसे किसी तीसरे आदमी को रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास का स्तर इतना होना चाहिए मानो चयन समिति में कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति मौजूद हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कम से कम तीसरा व्यक्ति यहां मौजूद हो। इतना तो होना चाहिए विश्वास, और ये क्यों नहीं है ये यहां पर। और इसीलिए, और क्यों मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य हो, ये सवाल इन्होंने पूछा, इसका जवाब अभी तक नहीं आया ना? इसका जवाब नहीं आया है कि क्यों मंत्रिमंडल का कोई तीसरा आदमी मंत्रिमंडल का ही क्यों हो। एजी साहब जो है, AGI साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी साहब मुख्य रूप से वो खड़े हो गए आज इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, अगर ये मामला फंस गया तो फिर बुरी तरह फंस जाएगी सरकार। क्योंकि आप राज्य दर राज्य जीत रहे हैं, सरकार बनाए जा रहे हैं, और खासकर 2024 के बाद से जिस ढंग से आपकी चोरी उजागर की राहुल गांधी ने, आपकी चोरी उजागर की विपक्ष के नेताओं ने, और उसके बाद भी आप सरकार बनाए जा रहे हैं राज्यों में। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली, इससे पहले आप बिहार में सरकार बना चुके हैं। SIR आपने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिस हथियार के जरिए आप पूरी दुनिया, एक अश्वमेध का घोड़ा और चल दिए विजय हासिल करने के लिए, ये आप कर रहे हैं। तो इसको रोकना जरूरी है, और इसलिए यहां पर विपक्ष अपनी याचिकाएं लगाकर अपनी दलीलें पेश कर रहा है। अलग अलग ढंग से अलग अलग दलीलें अलग अलग वकीलों ने पेश की हैं, लेकिन यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खड़े होते हैं और इससे डिरेल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो संविधान के दायरे में न्यायपालिका और विधायिका जो हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर आंखें दिखाते हुए नजर ही नहीं आने चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है, नहीं नजर आने चाहिए, लेकिन कस्टोडियन का काम कस्टोडियन वाला होता है। अगर एक दूसरे की रक्षा करना, कानून की रक्षा करने का काम जो है वो न्यायपालिका का है तो वो है। और आपने ये कानून बनाया है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये कानून नहीं है, ये घर की खेती तो है नहीं, आपने घास मूली या आलू तो उगाया नहीं है खेत में। आपने एक कानून बनाया है जिसके जरिए देश के लोकतंत्र को, और उसमें भी सबसे बड़ा जो यहां पर लोकतंत्र का रखवाला होता है वो ऐसे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, क्योंकि वो चुनाव करवाता है। चुनाव निष्पक्ष होगा तभी एक निष्पक्ष रूप से सरकार बनेगी, और सरकार जो है आगे काम करेगी, जिसकी बहुमत जिसको ज्यादा होगा वो। लेकिन बहुमत यहां अपने आप से, यहां अपने हिसाब से यहां पर बहुमत को बना लेना, यह भी एक कला है। और बिहार में और पश्चिम बंगाल में हमने देख लिया। पश्चिम बंगाल में किस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि कितने डिलीशन हुए और कितने अंतर हैं, जीत और हार के अंतर को समझ लीजिए। यहां पर भवानीपुर में 55,000 वोट काटे गए और 15,000 वोट से हार जाती हैं जी ममता बनर्जी। तो ये साफ दिखता है कि किस ढंग से आपने यहां से वहां, वहां से यहां किया है। और ये बातें तो आएंगी सामने, ये क्यों नहीं आएंगी ये बातें सामने? इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि क्या यहां से वो तस्वीर सामने आएगी जहां पर ये इस कानून को रद्द किया जाएगा? क्या यहां से वो तस्वीर सामने आएगी जहां इस कानून में कुछ नए प्रावधान जोड़े जाएंगे? अब देखिए ये हमारे स्क्रीन पर ये दोनों चल रहा है, और वहां पर जो बहस चल रही है, अभी भी वकील तमाम लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधे सीधे आपको 2 जजों की बेंच बैठी हुई है। इधर आपको जस्टिस दत्ता दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जस्टिस शर्मा दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस दीपांकर दत्ता और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बाकी तमाम वकील। यहां पर एक बहुत ही गंभीर गहन यहां पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। इस बहस को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ला रहे हैं। और जस्टिस
जस्टिस दत्ता यहाँ पर कुछ सवाल रख रहे थे। अब सवालों का जवाब देने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इंतजार हो रहा है, वो क्या कहते हैं। इस बीच दोनों जजों की बेंच जो है वो आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रही थी और इन लोगों की गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या बहस होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से बातें रखी गई, अब आगे बहस चल रही है। इस बहस में क्या कुछ आ रहा है ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर कोर्ट में जो बहस है उस बहस में सबसे बड़ी बात कि जो कोर्ट ने कहा है कि आपको ये दिखना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं। आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे स्वतंत्र प्रतीत होना भी पर्याप्त भी जरूरी है, भी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पहलू है। और आज का अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टैग लाइन अगर है दो है। एक ये कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि उनके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में आखिर मंत्रिमंडल का ही सदस्य क्यों रहेगा, ये दो इंपॉर्टेंट पहलू बिल्कुल जो सवाल पूछे गए। बिल्कुल ये दो इंपॉर्टेंट पहलू है। और आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा राजीव जी की जो उसके अगर चुनाव आयोग ही नहीं स्वतंत्र रहेगा तो फिर उसके द्वारा चुनी गई सरकार उस पर कितना भरोसा होगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर वो सरकार जनादेश का सम्मान क्या करेगी और उसको जो उसकी फिक्र क्या रहेगी। उसको ये डर तो रहेगा ही नहीं कि अगले चुनाव में हमको ये जनता हरा देगी, क्योंकि उसको उस जनता से तो मिला ही नहीं है। उसको तो एक आर्टिफिशियल जनता से वोट मिला है जिसको चुनाव आयोग ने निर्माण किया है, जिसको बनाया है वोटर लिस्ट के जरिए, जो आरोप लग रहे हैं जो तमाम राज्यों में चुनाव हुए। तो ये बहुत बड़ा एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने एक संकट है कि यहाँ चुनावी प्रक्रिया ही पूरी तरीके से एक उस पर एक अविश्वास की ओर दिखाई पड़ रही है, उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। तो और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून ऐसा बना दिया गया है कि सरकार जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। अब हैरान है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये बात यूं ही नहीं कही, वो भी बहुत हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे कोई कानून बन सकता है कि 3 लोगों का पैनल नियुक्त करेगा चुनाव आयुक्त को और उसमें 2 सरकार के लोग होंगे और 1 विपक्ष का होगा। मतलब ये कोई भी सोच सकता है कि अगर देखा जाए कि ऐसा कैसे कोई कानून बन सकता है, लेकिन उसको डिफेंड कर रहे हैं वेंकट रमणी साहब की इसमें गलत क्या है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है ये कहने की कोशिश, लेकिन बहुत मज़ेदार हो जाता है। ये बहस बहुत मज़ेदार है और इस बहस में इतना ज़रूर है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने क्या कुछ इस पर क्या जवाब दिया है ये इसका इंतज़ार। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अब खड़े हुए हैं और ये अपनी बात रख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो यहाँ पर है कि हमारे देश की ज़रूरतों के लिए कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है, इस पर संसद के पास निर्णय लेने का अधिकार है। चलिए पहली लाइन सुन लीजिए। हमारे देश की जरूरतों के लिए कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है, इस पर संसद के पास निर्णय लेने का अधिकार है। संसद के समक्ष सभी मॉडल पेश किए गए और अनूप वर्णवाल के मामले में सभी तर्कों पर विचार करने के बाद संसद ने यह निर्णय लिया कि हम इस मॉडल को अपनाना चाहेंगे। यानी अनूप वर्णवाल के मॉडल को हमने अपनाया। अनूप वर्णवाल के मॉडल में सबसे बड़ी बात है कि निष्पक्षता चाहिए, जरूरी है। लेकिन यही बात तो जेपी दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता भी कह रहे हैं, जस्टिस डी दत्ता कह रहे हैं यही बात। दीपांकर दत्ता कि आप निष्पक्ष दिखिए भाई। आप यहां पे कह रहे हैं कि सिर्फ निष्पक्ष अनूप वर्णवाल केस का उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि संसद ने उसको माना, तो फिर निष्पक्ष क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आप? ये बात यहां पर ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं बार बार। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है यहां पे, क्योंकि आप आखिर निष्पक्षता कहां चली जाती है आपकी? आप क्यों नहीं अपने आप को निष्पक्ष साबित करने की कोशिश करते हैं? ये बात। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखिए अभी भी यहां जस्टिस दत्ता ने क्या कहा। जस्टिस दत्ता ने 2 सवाल पूछे, निष्पक्षता की बात उन्होंने कही कि निष्पक्ष आप क्यों नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात